नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है, मैं अवनीश। हमारे साथ आज एक बार फिर हैं ओंकार नाथ जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं ओंकार नाथ जी का। ओंकार नाथ जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और अभिवादन आपका कि आपने फिर एक बार आमंत्रित किया। जी, दर्शकों ओंकार नाथ जी स्वयं को एक छात्र कहते हैं, हालाँकि अद्वैता हैं और इनके विषय तो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, लेकिन उसके साथ-साथ इस्लाम पर बहुत गहन इनकी न सिर्फ स्टडी है, बल्कि इनकी लेखनी भी शानदार चली है। एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। हम प्रारब्ध पर लगातार ओमकार नाथ जी से इस्लामिक जो तमाम जियोपॉलिटिक्स है उस पर और तरह-तरह के हर विषय पे बात कर चुके हैं। लेकिन आज ओमकार नाथ जी से हम एक भूतपूर्व हिंदू राष्ट्र पर बात करेंगे। आप चौंक रहे होंगे कि ओमकार नाथ जी जिनसे मैं प्रारब्ध के इस मंच पर केवल और केवल इस्लाम से रिलेटेड विषयों पर बात करता था, आज एक भूतपूर्व हिंदू राष्ट्र। आपने सही अंदाजा लगा लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की। नेपाल जहाँ कई भ्रम हैं कि 2008 में वहाँ लोकतंत्र आया, नहीं साहब। 2008 में राजशाही समाप्त हो गई, लगभग पौने 3 साल की राजशाही और आज लगभग डेढ़ दशक बीत चुके हैं। यानी इस बीच में नेपाल लोकतंत्र भी रहा। नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास तो 59 से मिलता है। लोग उसको 1991 में भी लाके कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। शुरुआत से वहां पर काफी पहले से एक प्रधानमंत्री होता था, लेकिन राजशाही थी। आज डेढ़ दशक बीतने को आए। पिछले 3-4 महीनों से नेपाल में प्रचंड जन आंदोलन चल रहा है और एक बार फिर वहां इस बात का आंदोलन चल रहा है, तराई से लेके ऊपर पहाड़ों तक, कि राजशाही वापस आए। हमारे यहाँ भारत में अपने नेपाल को लेके बहुत कम बात होती है, ये निराशा की बात है, लेकिन प्रारब्ध अपनी इस जिम्मेदारी को निभाता है। आइए ओंकार नाथ जी के साथ इस पर जरा विस्तार से और उनके तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि काफी जानकारी मिलेगी। ओंकार नाथ जी, सबसे पहले तो ये नेपाल हम आज बात कर रहे हैं, इसका संदर्भ क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बात कर रहे हैं नेपाल? देखिए सर, नेपाल पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। एक सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है। नेपाल के जस्ट बगल में भूटान देखिए तो वहां भी जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। ठीक नीचे मालदीव देखिए तो वहां भी परिवर्तनों की आहट जबरदस्त दिख रही है, जिसका साइड इफेक्ट आने वाले वर्षों में दिखेगा। तो आज जो ये भारत के पड़ोसी देशों में धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो हिमालय के गोद में या भारत के पड़ोस में रहने वाले हजारों साल से भारत नेपाल जुड़े रहे हैं। भले ही आज ज्योग्राफिकली या मतलब नेशनलिटी के आधार पे अलग है, लेकिन एक जुड़ाव रहा है। तो इस बार जो व्यापक जन आंदोलन हुआ है, उसमें किसी दल का विरोध या सहमति जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब तक जितने भी जन आंदोलन हुए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हुए हैं, लेकिन ये जो जन आंदोलन हुआ है, ये धर्म और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर के हो रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहली बात जो जानना है वो है कि संविधान बदलने की मांग है और ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी करके जो एक माहौल बना था, उस माहौल से एक अलग यहाँ माहौल है। इस बार जो विशाल जन आंदोलन हो रहा है, उसकी अगुवाई कर रहे हैं दुर्गा परसाई। हमें ये नाम याद रखना चाहिए क्योंकि आने वाले वर्षों में ये एक बड़ा नाम बनने वाला है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग दुर्गा परसाई जी के साथ हाय हेलो कर रहे हैं। इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रीय धर्म संस्कृति और नागरिक बचाओ अभियान। ध्यान रखिएगा सर, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं है। इसके पहले जो भी मूवमेंट हुए हैं उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों की सहभागिता रही, लेकिन यह जो मूवमेंट हो रहा है राष्ट्रीय धर्म संस्कृति नागरिक बचाओ अभियान, वो एक इसको लीड कर रहा है। इनकी मांगे स्पष्ट है। इनकी मांग क्या है? सबसे बड़ी है कि अभी वर्तमान जो पीएम है पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, इनको हटाया जाए। ये वही दहल है जो माओवादी क्रांति से निकले थे, राजशाही को खत्म करके डेमोक्रेसी के पैरासूट से लॉन्च हुए थे, खुद को क्रांतिकारी का दर्जा दिए और इन्होंने एक अशोक की तरह एक कल्याणकारी शासक का भी रोल निभाने की बात कही, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया।
2008 में जब राजशाही समाप्त हुई और एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट जैसी शासन व्यवस्था जो नेपाल में आई, उसके बाद से 13 सरकारें आती गईं, जाती गईं, लेकिन सत्ता 3 आदमियों के हाथ में झूलती रही। चाहे वो प्रचंड हो, या शेर बहादुर देउबा हो, या फिर ओली जी हो, केपी शर्मा ओली। इसमें प्रचंड और ओली चीन के प्यादे समझे जाते हैं। केपी शर्मा ओली तो चीन के बंदूकों से निरंतर भारत पे निशाना तानते रहे, चाहे वो भारतीय मूल के हिंदुओं को थर्ड क्लास सिटीजन बना देने की बात हो, या भारतीय इलाकों को कब्जा करके ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी करना हो, या हिंदी भाषा या हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना हो, ओली ओला बरसाते रहे। ओली की भूमिका स्पष्ट रूप से भारत विरोधी, चीन समर्थक या चीनी प्यादे के रूप में है। 2001 में जो राजशाही के खत्म किया गया और जो खूनी एक कत्लेआम हुआ, उसके बाद से भारत विरोधी भावनाएं तेजी से उभरते आई। भारत के सभी पड़ोसी देशों में भारत और नेपाल संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। नेपाली जनता को यह विश्वास आ गया है कि यह सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के आड़ पे हमारे धर्म, हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम और ईसाई जो कन्वर्जन लॉबी है, इनकी सक्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। आप नेपाल के बॉर्डरों पर देखिए ना, कोई मुस्लिम जनसंख्या नहीं है, लेकिन वहां मस्जिद और मदरसों की बाढ़ आ गई है। यह भी पता चला है कि बॉर्डर वाले इलाकों में चीन जमीन खरीद करके मुंहमांगे रेट पर मदरसा बनाने के लिए डोनेट कर रहा है। अब चीन का यह उपकार या दान की परंपरा के पीछे एजेंडा क्या है, वो आप समझ सकते हैं। इसी तरह चीन की सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भारत और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर खुल चुके हैं। इनके अलावा एक दूसरा गुट है, कन्वर्जन लॉबी ईसाई। इनकी भी सक्रियता देख रही है। जो नेपाल को भूखी नंगी समझी जनता को सेवा का ये लोग पाठ पढ़ा रहे हैं और सभ्य बनाने के दावे के साथ इंटर मार रहे हैं, जैसे कभी इन्होंने हमें सभ्य बनाया था। इन मिशनरियों की क्रियाकलाप कितनी खतरनाक है, मणिपुर की हिंसा इसका आपका उदाहरण अपने सामने। जो नेपाल का भूगोल है, वो आज नेपाल को विशिष्ट बनाए हैं। चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सब हावी हैं। अब इसमें अमेरिका, यूरोप भी एंट्री ले रहे हैं और रुचि ले रहे हैं, चीन का नाक थामने के लिए या भारत को भी दबाने, मजबूर करने के लिए, या एक तरीके से कहिए कंट्रोल करने के लिए। लेकिन 75 वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो चीन की सक्रियता इनमें सबसे ज्यादा है। अब इन तिकड़मबाजियों को अगर हटाएं, फिर आते हैं जन आंदोलन पर। अब इन जन आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले नेता है दुर्गा परसाई, संविधान बदलने, सेकुलरिज्म को समाप्त करने और एक राजशाही वाले पुराने डेमोक्रेटिक सिस्टम को वापस लाने की मांग कर, इनका एकदम क्लियर एजेंडा है। जैसे जैसे जन आंदोलन बढ़ रहा है, राजनीतिक नेताओं की दोस्ती और दुश्मनी के मायने भी बदल रहे हैं। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, खूब सपोर्ट मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल में एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जो बहुत पहले से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो इसमें से गायब है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हिंदू हितों की बात करते आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो गायब है। ये एक आश्चर्य के साथ चेतावनी भी है कि समय आने पर पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा कैसे बदलती हैं। ये तो वही वाली बात हुई कि कोई हिंदू आंदोलन चलाने में जो है हिंदू महासभा या विश्व हिंदू परिषद या इस टाइप की चीजें जो है बिल्कुल गायब हों, हैं? कोई जी, अगर सांस्कृतिक आंदोलन चलाया जा रहा है तो। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा। अब मजे की बात है, इस आंदोलन में राजशाही की परिवार की भी एंट्री आ गई है। वो भी इस हाँ, आंदोलन को चुपचाप आशीर्वाद दे करके अपने बहादुर शाह जफर की तरह मौके की नजाकत को भांप रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और भांप रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब जैसे जो अभी वर्तमान ज्ञानेंद्र का राजशाही परिवार है, इनके ऊपर भी लगाया, आरोप लगा कि चीन की सहायता से अपने भाई के खानदान को टपका कर सत्ता पलटे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है। इस घटना की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन का छात्र था, तब हमने नेपाल में इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का उठा करके झंडा उठा के स्वागत किया था। अब यूनिवर्सिटी लाइफ में सभी लाल झंडा थामे नजर आते हैं, उनको लगता है कि हम दुनिया बदलने में शामिल हो रहे हैं, लेकिन समय के बाद जब मस्तिष्क खुलता है तब लगता है कि आप भी बेवकूफ बन गए। अब जो
आज का मामला है वो है सिस्टम बदलने का, सेकुलरिज्म को खत्म करने का और राजशाही के माध्यम से वही डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने का। तो ये एक जो मेन चल रहा है वो ये है। अब इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य में छुपा है, लेकिन 13 सरकारें आई और गईं, फर्क नहीं पड़ा। लोगों को अभी भी पुरानी राजशाही वाली सिस्टम ज्यादा पसंद आ रही है। ये जो सेकुलरिज्म है, ह्यूमन राइट है, राइट टू फ्रीडम है, ऑल रिलीजन इज सिर्फ जैसे जितने मॉडर्निटी के लटके झटके हैं, नेपाल की जनता इनसे ऊब रही है। ठीक बात। अब नेपाल की बात करें कि बेहद सौम्य और सीधे साधे हिंदू संस्कृति वाले के लोगों का व्यवहार, ये सोशल साइंटिस्ट वालों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये सेकुलरिज्म से मुक्ति की चाह है। ठीक यही मुक्ति क्या भारत में आपको नहीं दिख रही है? ठीक यही मुक्ति क्या आपको यूरोप में नहीं दिख रही है? ठीक यही मुक्ति क्या आपको अमेरिका में नहीं दिख रही है? वो तो कह रहे हैं कि कोई मल्टीकल्चरिज्म नहीं होता है। लोगों को कोको कोला का पीने, बर्गर खा लेने, लेवाइस की जींस पहन लेने या मैकडोनल्ड में नाश्ता कर लेने से कुछ नहीं होता। ये जो माइंड है, जो जीने की संस्कृति की है, वो नहीं बदलने वाली। ठीक बात। अमेरिका वालों को लगा कि मल्टीकल्चरिज्म, हम एक है, एक कपड़ा पहनेंगे, एक खाना खाएंगे, एक फिल्में देखेंगे। अरे भाई और तुम एक हो ऊपर जाएंगे। से लोगों को मॉडर्न बना दोगे, अंदर की खोपड़ी की सोच और संरचना कैसे बदलोगे? ठीक बात। ये बड़ी बात। तो ये सेकुलरिज्म से जी। अच्छा, इससे पहले आपने जब चीन का इंटरेस्ट और साथ में इस्लामिक मदरसों की बात की, तो ये तो आंकड़े रहे हैं साहब, लगभग 1100, साढ़े 1100 आसपास जो पूरी तराई बेल्ट है और जो आपका नेपाल की पूरी सीमा है, जो उधर जाके बंगाल तक गई है। तो वहाँ पर लगातार करीब 11 साढ़े 1100 ऐसे मदरसों की पहचान की गई जिसको आप ऑलमोस्ट ज़ीरो लैंड पे कह सकते हैं। तो ये एक स्थिति थी, उसमें से बहुत पे कार्रवाई भी हुई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सीमा के दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि केवल नेपाल की तरफ ही, बल्कि कुछ राज्यों में, बिहार में और आपके बंगाल में जो है वो पूरा भारतीय सीमा के अंदर भी लाइन से एक मदरसों की सीरीज थी। तो ये एक चिंताजनक है। अच्छा, 1.5 दशक में ही ये उबन, आखिर इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? आपने बताया कि जो भूतपूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल, वो अभी उन्होंने अपने पिता की एक मूर्ति का अनावरण किया, तो उसमें बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और पूरे मतलब एक पूरा उसको जलसा लोगों ने बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि उनके अंदर भी अब ये समझ में आ रही है बात, जनता की ऊबन का वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों नेपाल वापस राजशाही जा रहा है और क्या ये उसकी वापस एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने की यात्रा है? बिल्कुल सर, देखिए कहने को डेमोक्रेसी, मॉडर्निटी, राइट ऑफ फ्रीडम, एक तरीके से देखिए हॉलीवुड में एक मशहूर फिल्म बनी थी डिक्टेटर। उसमें एक दिखाया है कि एक अरब देश का डिक्टेटर है, चाहे जैसा भी हो, उसको हटा के जब डेमोक्रेसी आती है तो डेमोक्रेसी के साथ साथ बहुत लोग पीछे पीछे आ जाते हैं। आपको लूटने खसोटने वाली लॉबी आएगी, कंपनियां आएंगी और सबसे बड़ी बात कन्वर्जन लॉबी आ जाती है मानवाधिकार के नाम पर। आपके शासन को अस्त व्यस्त कर देंगे। अब 13 सरकारें आई गई, मतलब 12 या 13 बार संविधान बनाने के लिए बैठकें हुई। क्या संविधान नहीं था तो वहां का शासन नहीं चलता था? वहां की राजशाही इतनी जागरूक थी कि जो जरूरत होती थी उसके अनुसार नीतियां बनाती थी। हमारे यहां भी तो संविधान लागू हुआ, लेकिन इसी संविधान के आड़े में भारत के नागरिकों के साथ कैसा भेदभाव होता है। कहा तो यह जा रहा है कि आज हिंदू अपने इस देश में 8वें दर्जे के नागरिक हैं। क्या इसी संविधान के माध्यम से भेदभाव नहीं होता? चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, छात्रवृत्ति की योजना को देख लीजिए। मैं खुद आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मुस्लिम माइनॉरिटी फंड अलग आ रहा है। और करोड़पति हो या गरीब हो, सबके लिए गरीबों का कल्याण होना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए पैसा जारी कर रहे हैं, बाकी लोग मुंह ताक रहे हैं। भाई एक हिंदू होना ही गुनाह हो गया है। आप अदालत का दरवाजा एक हिंदू होके नहीं खटखटा सकते हैं, वो मुस्लिम होके खटखटा सकते हैं।
इस तरह का जो भेदभाव होता है, कन्वर्जन लॉबी को देखिए, पूरा साउथ इंडिया लगभग कब्जा हो चुका है। लोग कहते हैं ना कि ईसाइयों की संख्या 2% है, नहीं 22% हो चुकी है क्रिप्टो क्रिश्चियन की संख्या। आप हमारे ही घर में हमें ही हमारे विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। सारे धर्म समान नहीं होते हैं, उनका एजेंडा अलग है, चाहे आप जैसे कहिए। तो उनको ये भी लग रहा है जैसे कि हमारे भगवानों के ऊपर आक्रमण होता है, उनके भी भगवानों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। शिव जी को भंगेड़ी, शिव जी को चरसी। अब आस्था के ऊपर हम तो आपके ईश्वर को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आप हमारे धर्म के ऊपर, हमारे परंपरा के ऊपर, जब हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहे हैं, ना हम पशुओं का गला काट रहे हैं, ना हम अपना खून बहा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर आप अटैक कर रहे हैं। दूसरा, आपने हिंदी भाषा पर प्रतिबंध लगवा दिया, इसी डेमोक्रेसी की आड़ में आपने हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगवा दिया। हजारों साल से पशुपतिनाथ के मंदिर के पुजारी वाराणसी से जाते थे, उस पर भी बैन लगा दिया आपने। संस्कृत पढ़ने पर भी बैन लगा दिया, संस्कृत बोलने पर भी। अब चाइनीज भाषा मंदारिन गांव गांव में पढ़ाई जा रही है। तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। हजारों साल से रोटी बेटी का नाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई इलाकों में। उनको लग रहा है सबसे भोले भाले लोग हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के आड़ में उनके हितों पर, उनके धर्म के ऊपर, उनके संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है। ये एक गुस्सा है। और दूसरा, कई बार होता है ना कि जब एक सिस्टम बदल के दूसरा सिस्टम आता है तो लोग अक्सर कंपेयर करते हैं कि हमारा वो वाला पीरियड अच्छा था या ये वाला। तो इतनी राजनीतिक अस्थिरता रही है, इतने कुकुरमुत्ते की तरह नए नए नेतृत्व पनप गए हैं, जो हर लोग अपना, कभी भारत के साथ, कभी चीन के साथ, कभी अमेरिका के साथ सेटिंग करके अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। तो हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहती। तो ये एक समस्या आ रही है। आखिर भारत के प्रति सम्मान तो है ही नेपाल के लोगों में, एक सदाचार का भी भाव है। जितने लोग वहां नेपाल के लोग भारत में काम करते हैं, कभी उनको नेपाल के नागरिक होने के नाते कोई टॉर्चर सहना पड़ा? इनफैक्ट कि लोग उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं कि नेपाली है तो शायद ईमानदार बहुत होगा। ये एक पहली निशानी है। अपने खुखरी के साथ ही अपनी जान दे देंगे गोरखा रेजिमेंट। तो अब गोरखा रेजिमेंट की बहाली भी बंद हो गई। तो ये एक बहुत चेंज आ रहा है डेमोक्रेसी के आड़ में। चीन लगातार उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, हर जगह उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को हटा के आओ माओ चाओ सब जगह दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात उभर करके आ रही है। अब भ्रष्टाचार भी जबरदस्त बढ़ रहा है। अब भ्रष्टाचार मुक्ति का भी नारा दिया गया है। अब ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार मुक्ति का जो नारा दिया गया, कहीं हमारे यहाँ जो नारा दिया गया और जो फर्जीवाल हमारे यहाँ पैदा हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसा ही हो जाए। लेकिन जो देवबा प्रचंड और ओली के साथ दुर्गा परसाई अब बीच मैदान में आके खड़े हैं, और चीन पाकिस्तान के साथ अमेरिका यूरोप की कन्वर्जन लॉबी भी यहाँ खेल जा रही है। सब लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन नेपाल की जनता अभी ये उम्मीद बनाए हुई है कि हमारे साथ कुछ बेहतर होगा। और नेपाल की जनता ने कभी भी भारत के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी नहीं की। अभी बीच में आपने देखा होगा कि कुछ नेपाली जनता हिंदुओं को, हिंदी फिल्मों को गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। वो वीडियो में बनाए गए ताकि भारत और नेपाल के संबंधों में एक दरार है। तो ये चीजें आ रही हैं। अब हमारे बगल में है, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी सक्रियता कई रूपों में आ रही है। जयशंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पीएम साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है अपने योगी बाबा कुछ बोले, क्योंकि मैक्सिमम बॉर्डर लगता है। अब जन आंदोलन कैसे बैठता है? नेपाल से विवाद देखिए तो बॉर्डर का विवाद है। भारतीय मूल के हिंदुओं को तीसरे चौथे श्रेणी के नागरिक बनाने का हथकंडा है। पानी बंटवारे की समीक्षा की बात हो रही है। भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। हिंदी पे प्रतिबंध, संस्कृत पे प्रतिबंध, चीनी मंदारिन भाषा को अलाउ करना, जैसे कई हथकंडे इन 15 सालों में सामने आए हैं। तो नेपाल की जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेकुलरिज्म और वहां की जो वर्तमान सरकार है वो उनके हितों के विरुद्ध है। तो इस आंदोलन में जो मूल बात है वो यही है। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए 15 साल
कोई बहुत लंबा वक़्त भी नहीं होता है। तो यहाँ तो नेपाली लोगों को, नेपाली समाज को इस बात की बधाई देनी बनती है और ये बहुत सकारात्मक है कि एक 15 साल के ही स्पैन में एक नई व्यवस्था को उन्होंने देख समझ लिया और उस पर एक राय उनकी इतनी बलिष्ठ रूप से कायम है कि कोई राजनीतिक पार्टी सामने नहीं दिखाई दे रही है। क्या तराई का बेल्ट जो भारत की कई राज्यों से लगा हुआ है या क्या पहाड़, हर जगह ये स्थिति देखने को मिल रही है और मैं आपको बताऊँ हमारा तो किशोरपन ही शुरू हुआ है, हम नेपाल के बिल्कुल उसी तरह ही भाई मेरा मूल जो है वो गोरखपुर है। तो मैं तो नेपाल को इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कभी बहुत समय तक तो ये महसूस ही नहीं होता था कि नेपाल कोई दूसरा देश है ना? सिर्फ 5 को सरकार, ये सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और रोटी-बोटी का संबंध आपने बताया ही किस तरह से है। बहुत सारे ऐसी रिश्तेदारियाँ हैं और हिल-मिल जाना है, तो कुल मिला के नेपाल की जनता का तो कभी कोई दुराव रहा ही नहीं। दूसरा, नेपाल की जनता हमेशा और उससे पहले जब तक राजशाही रही, तो बड़ा भाई के तौर पर भारत जाना जाता था और एक आप समुद्री सीमा देखिए कुछ तो तकनीकी बातें हैं, समुद्री सीमा कोई है नहीं, समुद्र है नहीं कोई, तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सेस नेपाल को मिलता है, वो भी कलकत्ता बंदरगाह से मिलता है, कलकत्ता पोर्ट से मिलता है। लेकिन इन 15 सालों में जिस तरीके से चीन वहाँ पर कथित लोकतंत्र की पूरी डेमोक्रेसी आ गई 2008 के बाद, तो वो सामने आया। भारत की तरफ से आखिर कहीं न कहीं सरकारी स्तर पर कोई न कोई कमी तो रही होगी 2008 के बाद की दो आज हम ये स्थिति देख रहे हैं 15 सालों में नेपाल और भारत का एक तरह से सरकारी रिश्ता जिसको मैं कहूँ, आम जनता को हटा के, वो काफ़ी कुछ बिगड़ गया। और पिछले 2014 से लेके अब तक नरेंद्र मोदी जी के समय में भी नेपाल की तरफ ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ोकस ही नहीं है, वो खिड़की बंद है। आप देखिए कि मैं खोज रहा था ये चर्चा करने से पहले कि कहीं ये बातें कुछ और हो रही हों। 3 महीने से इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा है नेपाल में और राजशाही अगर वापस आई तो नेचुरल रूप से वहाँ पर एक बार फिर हिंदू राज्य जो है वो वापस आएगा और नेपाल अपना वो पुराना एकमात्र विश्व का जो है हिंदू राष्ट्र वो भी उसके भी वापसी की संभावना है। उसके बाद भी क्या राष्ट्रवादी खेमा भारत का या क्या बाकी स्थापित मीडिया, कहीं कोई बात नहीं। तो ये नेपाल और भारत के रिश्तों में न भारत की तरफ से कुछ उदासीनता नहीं देखने को मिलती जिसका फ़ायदा चीन ने उठाया। पूरी उदासीनता देखने को मिल रही है और देखिए ना मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, ना सोशल मीडिया पर हो रही है। भक्त लोग, जैसे हम लोगों को भी लोग भक्त ही बोलते हैं, राष्ट्रवादी लोग, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। चर्चा करनी चाहिए। कारण क्या है ना कि मालदीव और नेपाल ये 2 बड़े संकट बनने वाले हैं। इसके साथ-साथ भूटान भी है। भूटान को बेबस किया जा रहा है। तो अब भारत, रूस यूक्रेन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इजराइल हमास में ले रहे हैं, यूएन को सलाह दे रहे हैं और हमारे घर में बगल में ये हो रहा है। भाई इफेक्टेड तो हम नेपाल से होंगे ना। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच तो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन घर के बगल में क्या हो रहा है उसके ऊपर चिंता नहीं हो रही है। मालदीव, अगली चर्चा हम लोग मालदीव पे करना चाहेंगे। 23,000 द्वीप है जिसमें से 15,000 आइलैंड को मालदीव ने चीन को दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। अब वहां जितने समुद्र के लुटेरे हैं, डकैत हैं, और चीन हर तरीके से भारत विरोधी रणनीतियों को बुन रहा है। शायद चुनाव या मोदी जी की आकांक्षा नहीं है इस मुद्दे को सामने लाने की, इस वजह से हुँ। समस्या आ रही है। ठीक बात है और मालदीव की आपने जब बात की ना तो मालदीव ने एक और नेपाल में काफ़ी अंतर है। भूटान और नेपाल के बनस्पत मालदीव में एक दूसरा एंगल ही है। वहाँ चीन एंगल तो है ही है, वहाँ इस्लाम का भी एंगल है, हार्डकोर इस्लाम का एंगल है। तो ये मालदीव मुझे लगता है कि अगली चर्चा हम लोग मालदीव पे ही करेंगे। अच्छा, अब अगर नेपाल के सरोकार पर इस बात को आगे ले चलें, तो मोदी सरकार की विदेश नीति और ख़ास तौर से अपने आस-पास के देशों, चाहे नेपाल का भूकंप हो देखिए मानवीय संवेदना चाहे नरेंद्र मोदी का तिरुपतिनाथ जाना हो और उसके बाद नेपाल में जब-जब कोई संकट आया, कोई भूकंप आया है, तो वहाँ पर भारत की वहाँ के पुनर्निर्माण और बाकी सारी चीज़ों में ये हुआ हो। बॉर्डर पे एक्सचेंज आप देख ही रहे हैं, ये गए वक़्त की बात है, मैं आपको बताऊँ लगभग पिछले 4 एक 5 सालों में ऐसी स्थितियाँ बहुत कम आई हैं
कि जब नेपाल और भारत का बॉर्डर बन रहा हो, वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या यहाँ से लोडेड सामान जा नहीं पा रहे हों, यानी व्यापार का संचालन ना हो, ये सारी चीज़ें सुचारू इधर दिख रही हैं। लेकिन बीच-बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी उठ जाता है और ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन वहाँ पर किया जा रहा था चीन के द्वारा और ख़ास तौर से इस्लाम देखिए, नेपाल इसलिए इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए, एक बहुत लंबी सीमा है। हालाँकि एसएसबी अब वहाँ सीमा पर तैनात ज़रूर रहती है, लेकिन वो इतना ओपन बॉर्डर है कि आप कहाँ तक एसएसबी लगा लीजिए कि गाँव-गाँव, पगडंडी-पगडंडी और लोगों का रोज़मर्रा जीवन में आना-जाना है, हर तरह की बात है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत में घुसपैठ के आपने देखा होंगे कि मतलब ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, वो बांग्लादेशी कितना आता है। कितना आया है? उसके अलावा जो अवैध व्यापार की स्थिति, तस्करी की स्थिति, हथियारों की तस्करी भी हो सकती है। मैं कहता हूँ अगर मादक पदार्थों की हो रही है, बाकी चीज़ों की हो रही है, तो कल को हथियारों की क्यों नहीं हो और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। ऐसे में भारत सरकार की जो नेपाल विशेष के प्रति देखिए भारत का समाज नेपाल के साथ अभी नहीं खड़ा दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की और ये दुःख की बात है, क्या राष्ट्रवादी खेमा हो, चाहे क्या दूसरा खेमा हो। लेकिन सरकार की उदासीनता कहीं कम होते हुए दिखाई दे रही है आपको? या पूरी दिखनी दिख चाहिए, रही उसकी ज़रूरत आ गई है? है। एस जयशंकर जी के डायरी में नेपाल है ही नहीं। नहीं, और मोदी ये बात सरकार तो की पूरी विदेश विदेश नीति का जिसका डंका पीट रहा है, नो डाउट बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है, लेकिन हुँ। नेपाल उसमें सबसे खराब दौर से गुजरा और गुजर रहा है। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन 15 सालों में काफ़ी पहले से आप मतलब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए वो दौर याद आता है जहाँ से एक अच्छा खासा उन्होंने तो ख़ैर अपने निजी कारणों की वजह से गुस्से में नेपाल से संबंध बिगाड़ने शुरू किए। तो ये एक शुरुआत हुई और मुझे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वो दौर था जहाँ एक स्पेस मिला चाइना को और ख़ास तौर से वामपंथ चाइना को वहाँ पे बहुत घुसना? ऐसा नहीं है कि स्पेस मिला, चाइना बहुत पहले से एक्टिव है। मुझे याद है कि हुँ, जब हम लोग बहुत छोटे थे, 40 साल की अवस्था हो रही है, बहुत छोटे थे तब भी लोग कहते थे कि चीन ज्यादा प्रभावी है, चीन को लोग ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, कहते हैं कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, चाइना ये कर रहा है। हुँ, चाइना की संस्कृति जबरदस्त हावी है, मोमोज, चाउमीन वगैरह वगैरह, हर जगह आपको ड्रैगन दिखाई देंगे। तो चीन बहुत पहले से हावी है, लेकिन कभी भी वो विश्वास या आस्था नहीं अपना पाया जो भारत के प्रति थी। ठीक बात है। तो इस अब चलते-चलते अगर मैं आपसे कहूँ कि नेपाल में चल रहा वर्तमान जन आंदोलन जो राजशाही के बहाने एक तरह से साफ-साफ देखा जा रहा है कि वापस एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में वो वापसी को तैयार है, वहाँ की जनता तैयार है। कहाँ तक इस यात्रा को जाते हुए देख रहे हैं और कोई टाइम फ्रेम या कोई देखिए टाइम फ्रेम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहाँ तक इस यात्रा को जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, जन आंदोलन तो चलता है, बड़े जोर से चलता है, लेकिन अक्सर उसको लोग हड़प जाते हैं। केजरीवाल के आंदोलन में मैं भी शामिल रहा, नॉट केजरीवाल, अन्ना आंदोलन में। उस आंदोलन को कैसे हाईजेक किया गया, ये मेरे आंखों के सामने हुआ। उन लाखों ठगे हुए लोगों में एक मैं भी हूं। मैंने अन्ना को समर्थन नहीं दिया, मैंने लोकपाल बिल को समर्थन दिया था। उसी तरह वहां भी आंदोलन हो रहा है। अब ये जो एक नया खिलाड़ी उभर के आए हैं, दुर्गा परसाई जी, ये इस आंदोलन को कहां मोड़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अब चीन की भूमिका को समाप्त वहां से फिलहाल करना संभव होता दिख नहीं रहा। एक पहल हो सकती है, जिस मजहब के आधार पर, जिस रिलीजन के आधार पर धर्म को ये तोड़ रहे हैं, हुँ, तो हम रिलीजन और मजहब को, रिलीजन का मतलब आप समझ रहे हैं क्रिश्चियनिटी है, मजहब का मतलब इस्लाम है, उनके कन्वर्जन लॉबी को हम धर्म से जवाब दें। ठीक बात। चाहे वो आदित्यनाथ जी के गुरु जो हैं उनके माध्यम से दे या बनारस के मंदिरों से दे, मतलब जो धार्मिक दूरियां बढ़ गई थी, कहीं ना कहीं हम उसको जोड़ें। तभी बिल्कुल ठीक जनता बात। को अपने पाले में आप रख सकते हैं, और यही हो भी रहा है। भारत में जो हुँ, ये मोदी लहर देख रहे हैं, ये बकवास है, कोई मोदी लहर नहीं है। ये राष्ट्र के प्रति लहर है, ये धर्म के प्रति लहर है, ये संस्कृति के प्रति लहर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, शायद अगर मोदी जी और योगी जी को खड़ा कर दिया जाए तो योगी जी को लोग चुनेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे के ऊपर हो सकता है पीएम हो,
उनकी अपनी कुछ बेबसी हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता के प्रति एक यही है कि आप धर्म और संस्कृति जो अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर इग्नोर किया जा रहा था, आपने उसको मुख्य धारा में ले आया। आप जाएंगे, कोई और आएगा। ठीक बात है, ठीक बात। ये आपने कहा कि 2014 में जो एक राजनैतिक परिवर्तन हुआ, जिसको मैं भारत में एक सांस्कृतिक राजनैतिक परिवर्तन कहता हूँ। क्योंकि बिल्कुल। आपकी ही बात है, वहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन पहले हुआ, उसके फलस्वरूप एक राजनैतिक परिवर्तन हुआ और लगातार होता जा रहा है, 19 में हो रहा है, 24 अभी सामने है। तो क्या बाकी जगहों की तरह, यूरोप की तरह, जैसे भारत में हो रहा है, जैसे यूएस में हो रहा है, एक वापस अपने रूट्स की तरफ उसको दक्षिण पंथ का एस्टैब्लिश होना, मैं नहीं कहूँगा, वो छोटा संदर्भ मुझे लग रहा है कि सांस्कृतिक रूप से अपनी जड़ों की तरफ एक जो वापसी दिखाई दे रही है, जो भारत में कंटिन्यू है, नेपाल में भी उसी तरह की दिख रही है। और खास तौर से ये जो दुर्गा जी जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं, ज़रा इनके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि ये आप बार-बार इनका ज़िक्र कर रहे हैं, दरअसल इनका व्यक्तित्व कैसा है? तो उससे कुछ ये अंदाज़ा मिलेगा कि ये कहाँ आगे किस दिशा में जा सकता है। दुर्गा परसाई थोड़े विवादास्पद व्यक्ति माने जाते हैं, समय के साथ पाला बदलते रहते हैं। तो हो हुँ, सकता है ये अपनी इस जन आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आकांक्षा सेट करने का एक हथकंडा अपना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब धर्म और संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व या अंतर्बोध उनके अंदर कितना है, वो तो बात की बात है। बिल्कुल ठीक लेकिन ये बात है, लेकिन कुल में प्रतिक्रिया आपको हुँ, आपको हर हुँ, जगह दिखाई देगी। वियतनाम में भी चीन के प्रति विद्रोह उभर रहा है, श्रीलंका में भी उभर रहा है। लेकिन नेपाल अपेक्षाकृत बहुत शांत, सीधे-साधे और सौम्य लोगों का देश है। हमारे ऑफिस में भी कई सारे लोग हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ तो बताते हैं लोग, बताता है, ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, चाइना बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी भारत भारत है। उनके अंदर भारत के प्रति बहुत स्नेह है, प्रेम है, समर्पण है, इज्जत है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब ये जन आंदोलन किस तरफ जाएगा, ये तो नेतृत्व के समझौतावादी रुख पर निर्भर करता है कि वो प्रचंड से हाथ मिला रहे हैं या ओली से या देउबा से हुँ, या चीन के पाले में खुद बैठ रहे हैं या कन्वर्जन लॉबी के माध्यम से जा रहे हैं। ठीक बात है आप और यहाँ देखेंगे पर सर, जहां हुँ, कहीं भी हुँ, पॉलिटिकल पार्टी उभरती है, हुँ, everybody knows about it. Kejriwal is the son of Ford Foundation and conversion lobby. हुँ, सब जानते हैं द्रुमुक कन्वर्जन लॉबी का मोहरा है। सब जानते हैं शशि थरूर भी एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तभी तो उनको हाईलाइटेड मिलता है। तो अब ये परछाई अपनी परछाई के साथ गद्दारी करते हैं या नेपाल के धर्म संस्कृति को वापस लाते हैं या सिर्फ एक प्रचंड गया, दूसरा चेहरा आ गया। कुछ कह हुँ, नहीं सकते क्योंकि जितने जन आंदोलन है उनको हड़प हड़प लिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है पाकिस्तान और में भी खूब पाकिस्तान में भी ठीक खूब बात जन आंदोलन हुए, सबको हड़प लिया गया। उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, खूब सारे हुँ, आंदोलन हुए, सबको हड़प लिया गया। समाजवाद समाजवाद, धरतीपुत्र धरतीपुत्र, अब धरतीपुत्र का आंदोलन कहाँ गया, आपको दिखाई दे रहा है? वो अपराधी ठीक बात पुत्र हो गया। तुष्टिकरण ठीक बात। तंत्र दिख रहा। तो अब आगे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि सब लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी में हैं और सब हुँ, लोग लपकने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन भारत इसमें एकदम शांत है, ये चीजें हजम नहीं हो रही है। हुँ। देखिए कई बार ऐसा लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर हो सकता है भारत सरकार का अंदर खाने को चल रहा हो क्योंकि नेपाल का एक एक समय तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता मैं नेपाल की स्वतंत्रता उसकी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ और मेरा ये रिमार्क नहीं है। लेकिन क नेपाल का काम भारत के बिना चल नहीं सकता। ये एक एस्टेब्लिश जिसको कहते हैं ना मानवीय, एक ये है जो नेपाल की तरफ भी है। नेपाल की तरफ भी है, ऐसा नहीं है। तो अब ऐसे में देखिए ये भी तो हो सकता है कि सामने क्लेम करने के लिए आप देखिए राजशाही की वापसी की बात अगर चल रही है, तो जो भूतपूर्व राजा थे ज्ञानेंद्र, वो सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मामला केवल परसाई तक नहीं रह जाता या विशुद्ध आंदोलन के एक सामने सब्स्टिट्यूट जिस राजशाही की वापसी की बात की जा रही है, वो राजशाही सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है ना, लीड करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। तो ये एक सामने दिखाई देता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत सरकार और भारत का रुख देखिए, आदमी-आदमी का जुड़ाव तो है ही है, खुली सीमा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यापार है, वो सब हो ही रहा है। लेकिन नेपाल के आंतरिक हो सकता है कि इस बदलाव के पीछे भी कोई हो, ये भी एक कहा जा सकता है क्योंकि
मैं आपको बताऊँ सीमावर्ती स्थान का रहने वाले की वजह से मैं अपने निजी लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियाँ नेपाल में बहुत गहरी हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं और बहुत मैच्योर्ड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। क्या तराई, क्या नेपाल, क्या क्या नेपाल का पहाड़ी हिस्सा। तो आरएसएस वहाँ बड़े ग्रास रूट लेवल पे काम करता है। समय-समय पे मेरा मतलब मेरी सूचना मेरे पास है इस तरह की। तो आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारा एक क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि राजनैतिक आंदोलन नहीं है। आपने पहले ही कहा, ये धर्म और संस्कृति से उत्प्रेरित, ट्रिगर्ड ऑफ हुआ आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण है। तो हमें उम्मीद है कि ये एक सकारात्मक दिशा में चलेगा और सकारात्मक क्या, जिस उद्देश्य को लेके सामने आया उसी दिशा में अगर चलेगा, तो एक जो है सकारात्मक परिवर्तन भारत के लिए शुभ होगा। भारतीय समाज के लिए देखिए सरकार की बातें अलग है, कूटनीतिक मैटर है, ऑफिशियल मैटर है, जयशंकर जी जाने, बाकी लोग जाने, क्या साइन करना है, क्या नहीं साइन करना है। लेकिन भारत और नेपाल अगर वापसी नेपाल में होती है राजशाही की, तो निश्चित तौर पर ये हिंदुत्व की तरफ उसकी वापसी होगी और उसका भारतीय समाज और भारत का बहुसंख्यक और सनातनी स्वागत ही करना चाहेगा। तो उम्मीद है कि नेपाल और भारत एक बार फिर अपनी रोटी-बेटी और उसमें कहीं कोई कमी आई नहीं है साहब, कौन रोक लेगा? इतना खुला बॉर्डर है, रिश्तेदारी करके चले आते हैं। इसी सीज़न में मैंने 4-5 बारातें की हैं नेपाल की, तो कैसे हो सकता है? तो ओमकार नाथ जी नेपाल पे बहुत कम चर्चा हो रही है। ऐसे में आपने उम्मीद है कि दर्शकों के तक एक नई दृष्टि नेपाल को समझने पर पता चली होगी और वहाँ तक पहुँची होगी। अगली बातचीत हमारी और आपकी मालदीव और वहाँ एक दूसरे तरह का संकट है। फिर हम भूटान पे भी बात करेंगे, वहाँ एक तीसरे तरह का संकट है। तो अपने आस-पास की खिड़की ज़रूर खोलनी चाहिए। बाकी जियोपॉलिटिक्स में तो हम यूक्रेन और इधर-उधर हमास वगैरह सब बात ही कर रहे हैं। तो दर्शकों हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा सार्थक रही होगी। ओमकार नाथ जी के साथ ओमकार नाथ जी को धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। ओमकार नाथ जी बहुत-बहुत स्वागत आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों इसी के साथ आप सभी से विदा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।